ये तो हो गई क्रांति और औद्योगिक शब्द के अर्थ को समझने की कोशिश। अब औद्योगिक क्रांति की यदि हम बात करते हैं और बाकी सब क्रांतियों को अब थोड़ा भूल जाते हैं या उसको अपने विषय से हटा देते हैं। औद्योगिक क्रांति की जब हम चर्चा करेंगे तो मूल रूप से हमारे अध्ययन का केंद्र रहेगा इंग्लैंड, और वो भी 18वीं शताब्दी के आसपास का, यानी 1700 से 1800 का काल जो है वो 18वीं शताब्दी कहलाएगा। तो 1700-1750 के आसपास ये क्रांति हुई। उस क्रांति में क्या हुआ कि पहले इंग्लैंड की और उसके बाद पूरे यूरोप में एक तरीके से बहुत तीव्र परिवर्तन हुए उद्योग के कारण, पहले इंग्लैंड में और उसके बाद पूरे यूरोप में। ये जो औद्योगिक क्रांति थी ये किसी तरीके से राजनीतिक नहीं थी। इसका संबंध किसी तानाशाही सत्ता को हटाने से नहीं था, किसी अत्याचारी शासन व्यवस्था को हटाने से नहीं था। जो आपने 4 क्रांतियां पढ़ी, राजनीतिक क्रांतियों के बारे में जो मैंने जिक्र किया, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, चीन, रूस, ये एक तरीके से अत्याचारी शासन व्यवस्था के खिलाफ थे। लेकिन औद्योगिक क्रांति ऐसा किसी तरह का विरोध नहीं था। ये क्रांति किसी विरोध में नहीं थी। उसमें किसी न राजा का सिर काटा गया और न ही किसी को सिंहासन या गद्दी छोड़ने के लिए विवश किया गया। जैसा रूस में मैंने बताया, सोवियत संघ में वहाँ के जार को गद्दी से भगाया गया, फ्रांस में वहाँ के राजा को गद्दी से भगाया गया, न फ्रांस में तो राजा का सिर भी काटा गया। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, और न ही किसी प्रकार का आतंक। जब भी क्रांति होती है तो एक तरह का आतंक छा जाता है, क्योंकि क्रांति प्रारंभ होती है तो उसके बाद क्रांति कहाँ पर रुके, उसकी सीमा कहाँ तक हो, ये इस पर नियंत्रण रखना बड़ा कठिन हो जाता है। क्रांति की चपेट में बहुत से लोगों को अपना जीवन खोना पड़ता है। एक तरीके से आतंक घबराहट छा जाती है। पर यहाँ पर औद्योगिक क्रांति ऐसी क्रांति है जिसमें ना कोई आतंक है, जिसमें ना किसी सिंहासन को किसी को छोड़ने के लिए विवश किया गया, न किसी तरह का संवैधानिक परिवर्तन हुआ, और न ही किसी शासन व्यवस्था को बदल के या किसी अत्याचारी व्यवस्था को हटाकर दूसरी व्यवस्था लाई गई। इसका संबंध तो उद्योगों से है। चूंकि इसके परिणाम बहुत दूरगामी थे, चूंकि इन उद्योगों के आने से जो परिवर्तन आए वे बहुत तीव्र थे, बहुत गंभीर थे, तो एक तरीके से राजनीतिक क्रांति से भी ज़्यादा अहम होगा। इस तरह की क्रांति न पहले कभी हुई थी और न ही बाद में हुई। तो फिर आखिर ये क्रांति क्या है, औद्योगिक क्रांति क्या है? एक पंक्ति में यदि हम बोलें तो औद्योगिक क्रांति वह क्रांति है जिसने मनुष्य के उत्पादक के उपकरण, उत्पादन के उपकरण, औजार और तरीकों में भारी परिवर्तन किया। देखिए, परिवर्तन ही नहीं, औजारों में और तरीकों में, उत्पादन के औजार और तरीके में भारी परिवर्तन को औद्योगिक क्रांति कहते हैं। क्योंकि उद्योगों का संबंध उत्पादन से है, औजारों से है और उत्पादन के तरीकों से है, इसलिए इसे औद्योगिक कहा जाता है। और क्रांति क्यों जोड़ा गया है? क्योंकि इन सब औजारों और इन सब तरीकों के कारण इतना तीव्र परिवर्तन आया समाज में कि एक तरीके से क्रांति से कम नहीं है। ये जो क्रांति थी औद्योगिक क्रांति के पहले आदमी, थोड़ा हम जानें कि आखिर औद्योगिक क्रांति और उसके पहले के काल में अंतर क्या है, क्या अंतर था।
औद्योगिक क्रांति के पहले आदमी जो था वो एक तरीके से अपनी ही दुनिया जीता था, और अपनी दुनिया जीने का तात्पर्य यह है कि वो जो भी उत्पादन करता था वो अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के जीवन निर्वाह के लिए, बस उतना ही उत्पादन करता था और वही चीज़ का उत्पादन करता था जिसकी उसे ज़रूरत है, अपने लिए, स्व के लिए, अपने जीवन यापन के लिए, चाहे वो अन्न हो, चाहे वस्त्र हो, और या कुछ और हो, अपने उत्पादन के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो उत्पादन करता था। दूसरा, वो उतना अपना श्रम लगाता था। तो अपना श्रम किसके लिए? अपने लिए। श्रम अर्थात लेबर। अपना श्रम अपने स्वयं की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। ये स्थिति थी औद्योगिक क्रांति के पहले की। कभी कभी तो वो पशुओं की भी मदद लेता था, लेकिन पशुओं की मदद किस लिए? अपने लिए। पशुओं की मदद भी अपने लिए, अपने हित के लिए। उसे यदि गेहूं का बोरा ढोना है जो वो स्वयं नहीं ढो सकता, तो जानवर की मदद लेगा, क्योंकि उस बोरे से उसे अपना जीवन यापन करना है, उस बोरे में जो अन्न है। तो ये तो हुआ औद्योगिक क्रांति के पहले की दशा। अब औद्योगिक क्रांति आने से क्या हुआ? शारीरिक शक्ति जो मनुष्य श्रम करता था वो बहुत कम हो गया, बहुत ही कम हो गया, क्योंकि मशीनें आ गईं। तो औद्योगिक क्रांति का तात्पर्य मशीनों से है। बहुत कम उसका शारीरिक श्रम हो गया, उसकी अपनी शारीरिक शक्ति का जो प्रयोग जो पहले करता था, श्रम करता था, वो बहुत कम हो गया, और उसका स्थान किसने ले लिया? मशीनों ले। पहले उन मशीनों को चलाने के लिए वो श्रम करता था। अब क्या हुआ? अब मशीनें चलाने के लिए अब भाप आ गई, तेल आ गया और बिजली आ गया। भाप, तेल, बिजली। ऐसा नहीं कि मशीनें पहले नहीं रही होंगी, मशीनें थीं, लेकिन अब उन मशीनों का उपयोग ज़्यादा तीव्र गति से होने लगा, क्योंकि भाप, तेल, भाप का आविष्कार हुआ, भाप की उपयोगिता मालूम हुई, बिजली का आविष्कार हुआ, तेल की खोज हुई और तेल की उपयोगिता मालूम हुई। तेल का अर्थ पेट्रोल से है, डीजल से है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मनुष्य अपनी शारीरिक शक्ति का प्रयोग जो पहले अपने लिए करता था, अब वह शारीरिक शक्ति का प्रयोग न्यूनतम हो चला, क्योंकि आगे चलकर भाप, तेल और बिजली का प्रयोग करने लगा। ये जो बदलाव आया भाप, तेल और बिजली के प्रयोग से, इंग्लैंड में बहुत तीव्र परिवर्तन आए। मैंने जैसे आपको बताया, पहले वो केवल अपने लिए कपड़ा बनाता था, पहले वो केवल अपने लिए जूता बनाता था, पहले जो भी श्रम करता था कृषि में वो अपने लिए करता था। अब भाप, तेल और बिजली के आने से उसकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई, और एक के बदले शायद 4 शर्ट, 4 कपड़े तैयार करने लगा, एक जूते के बदले 4 जूते बनाने लगा। और आगे बात करूं तो मशीन के बल पर अब 1-2 जूते के स्थान पर एक दिन में वो हजार शूज़ बनाने की क्षमता रखने लगा। और आज आप मशीनों को देखें जिनकी असेंबली लाइन लगती है, तो एक दिन में कई 100 कारें बन जाती हैं। इस तरह का जो परिवर्तन है, इन कारों के आने से क्या हुआ? आज पूरे समाज में आप देखिए, पूरे देश में सब जगह कारों का अपार भंडार, लोगों के पास कारें ही कारें हैं, कारों के एक से एक मॉडल हैं। क्या ये क्रांति नहीं है? और क्या इस क्रांति की शुरुआत हम उस भाप, बिजली और तेल की खोज से नहीं करें? तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो परिवर्तन है, श्रम के स्थान पर मशीन, और मशीन में भी भाप, बिजली का उपयोग, तो आगे चलकर ये क्रांति का रूप लेती है, बहुत तीव्रतर परिवर्तन लेती है मानव जीवन में, मानव सोच में, मानव विचार में, और इसलिए इसे हम क्रांति कहते हैं। इस क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई सबसे पहले।
इस पर हम आगे जानेंगे कि आखिर इंग्लैंड में ये क्रांति पहले क्यों हुई। पर आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई और फिर वहाँ से यूरोप और आज पूरे विश्व में, जिसमें भारत भी एक है, वह अछूता नहीं हो। औद्योगिक क्रांति, मैंने जैसा आपको बताया कि क्रांति जब होती है तो पूरा परिवर्तन लाती है और फिर रुक जाती है, लेकिन औद्योगिक क्रांति ऐसी नहीं है। वो क्रांति आज भी सतत रूप से चल रही है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना की क्रांति क्या है? ये वही औद्योगिक क्रांति का ही एक हिस्सा है। सूचना क्रांति के तहत आज हम कुछ ही क्षणों में, कुछ ही सेकंड में हजारों मील दूर बैठे लोगों को देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, आदमी चंद्रमा में पहुंच गया है, आदि आदि। तो ये क्रांति ही है, ये बड़ा तीव्र परिवर्तन है और इस प्रकार ये एक अनंत प्रक्रिया बन गई है। औद्योगिक क्रांति जो आज अनंत प्रक्रिया बनी है, आज भी चल रही है और चलती रहेगी। नए नए आविष्कार हो रहे हैं, नई नई खोजें हो रही हैं और इन आविष्कार और खोजों का संबंध उद्योगों से है, फैक्ट्रियों से है, प्रोडक्शन से है, उत्पादन से है और इसीलिए इनका सतत रूप से प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ा है, बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। ये इंग्लैंड था जहाँ पर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है। औद्योगिक क्रांति की नींव एक तरीके से इंग्लैंड में रखी जाती है, वहाँ से फिर यूरोप में फैलती है, पूरे विश्व में जाती है। मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस जिसको हम कहते हैं, वो इंग्लैंड है, मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस, क्योंकि जो पुराने जितने भी आविष्कार हैं वो सब प्रारंभ में इंग्लैंड में हुए। ऐसा क्यों हुआ, ये भी एक प्रश्न आपके मन में आना चाहिए, लेकिन इसका उत्तर हम किसी अन्य अध्याय में पाएंगे और आप स्वयं भी देख पाने की कोशिश करें कि आखिर इंग्लैंड में ही इतने सारे आविष्कार और खोजें प्रारंभ में क्यों हुई। एक क्रांति की बात करते हुए एक उदाहरण और मैं देना चाहूँगा और उसका संबंध इंग्लैंड से है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। इंग्लैंड अमेरिका पर भी शासन करता था और भारत पर भी करता था। मैंने जैसा आपको बताया कि अमेरिका की जो क्रांति है जिसका नेतृत्व जॉर्ज वाशिंगटन ने किया, वो 1774 से 1783 तक का काल उसे माना जाता है, अमेरिकी क्रांति का काल, जब वो परिवर्तन अमेरिका में अंग्रेज़ों को हटाने से लेकर अपने संविधान को लागू करने तक के काल को हम कह सकते हैं 1775 से 1783। भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में। इंग्लैंड दोनों जगह शासन कर रहा था। अमेरिका और भारत दोनों इंग्लैंड के उपनिवेश थे, दोनों ही उपनिवेश थे, दोनों ही जगह ब्रिटिश एम्पायर के बैनर के तले हम लोग थे। सत्ता एक थी इंग्लैंड, लेकिन अमेरिका स्वतंत्र हो गया 1774-75 में और भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में। भारत जो स्वतंत्र हुआ 1947 में, 200 वर्ष के सतत संघर्ष के बाद तो भारत का जो स्वतंत्रता पाने की जो लड़ाई हुई उसे हम कहते हैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। उसे भारतीय स्वतंत्रता क्रांति नहीं कहते। क्या कहते हैं? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। अमेरिकी क्रांति को अंग्रेजी में अमेरिकन रिवॉल्यूशन कहते हैं और भारत में अंग्रेज़ों को खदेड़ने का जो कार्यक्रम हुआ उसे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन कहते हैं, यानी इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट आंदोलन, और वो है क्रांति। आखिर ऐसा कारण क्या है कि घटना वही हुई, दोनों जगह से अंग्रेज़ों को खदेड़ा गया, लेकिन वहाँ की घटना क्रांति कहलाई, वहाँ की घटना क्रांतिकारी कहलाई, मानी गई, और हमारे यहाँ की घटना एक आंदोलन के रूप में।
आपको समझने के लिए केवल ये बता रहा हूँ जिससे शायद आप बेहतर समझेंगे। एक कारण तो ये है कि वहाँ पे अंग्रेज़ों का काल बहुत कम रहा। अमेरिका में, भारत में अंग्रेज 200 वर्ष शासन किया, बहुत लंबा काल, और अच्छी मजबूती से शासन किया। उसके बाद आप देखेंगे कि जब अंग्रेज तो गए, लेकिन अमेरिका और भारत में अंग्रेजों के जाने के बाद हुए परिवर्तन कुछ अलग अलग तरीके के हैं। अमेरिका में अंग्रेजों के जाने के बाद यदि हम कुछ उदाहरण लें, ऐसे ही हल्के फुल्के उदाहरण ही सही, पर उससे आपको स्थिति थोड़ी स्पष्ट लगेगी, तो आप देखेंगे कि अंग्रेज गए, इंग्लैंड की सत्ता खत्म हुई। तो एक उदाहरण हम लेते हैं कार ड्राइविंग का। अमेरिका में कार की ड्राइविंग राइट व्हील, राइट हैंड ड्राइविंग, राइट साइड ड्राइविंग जिसे हम कहेंगे, जबकि भारत में लेफ्ट साइड ड्राइविंग है जो इंग्लैंड में प्रचलित है। अमेरिका ने राइट व्हील ड्राइव लिया। अमेरिका की कारों को आप देखिए, उसमें जो गाड़ी चलाते हैं वो राइट साइड बैठते हैं, और भारत में लेफ्ट, जो इंग्लैंड में प्रचलित है। यानी भारत में हमने इंग्लैंड की उस प्रथा को जारी रखा, जबकि अमेरिका ने पूरा बदलाव लाया। यद्यपि उस समय कारें नहीं आई थी, लेकिन ये उदाहरण ये बताने की कोशिश है इस उदाहरण के माध्यम से कि कैसे हमने, भारतीयों ने अंग्रेजियत को अपना के रखा और अमेरिका ने अंग्रेजियत को तुरंत नकार दिया। अमेरिका की इंग्लिश, उनकी एक अलग इंग्लिश है जिसे हम अमेरिकन इंग्लिश कह सकते हैं, और अंग्रेज़ों की जो भाषा है अंग्रेजी, भारत में आज हम ब्रिटिश इंग्लिश का आज भी उपयोग करते हैं। यद्यपि वर्तमान समय में अब धीरे धीरे उपयोग शुरू हो गया है अमेरिकन इंग्लिश का भारत में भी, लेकिन जहाँ तक बहुलता की बात है, प्रचुरता की बात है, तो ब्रिटिश इंग्लिश इज़ द एक्सेप्टेड इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया। हमने अंग्रेजी जस की तस, अंग्रेजी भाषा जस की तस ले ली है। ये दूसरा परिवर्तन। तीसरा परिवर्तन देखा जाए तो अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी राष्ट्रपति वहाँ का मुखिया होता है। अमेरिका में प्रधानमंत्री नहीं है, जबकि भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, संसदीय प्रणाली है, और संसदीय प्रणाली इंग्लैंड में भी है। अर्थात इंग्लैंड की परंपराओं को हमने काफ़ी कुछ उनके जाने के बाद भी लिया है। अंग्रेज तो गए, लेकिन हमारी अंग्रेजियत नहीं गई। लेफ्ट व्हील ड्राइव, ब्रिटिश इंग्लिश, संसदीय प्रणाली, ये भारत। अमेरिका में राइट व्हील ड्राइव, लैंग्वेज अमेरिकन इंग्लिश और राष्ट्रपति प्रणाली। और अमेरिका में तुरंत परिवर्तन हुआ। भारत में आज भी हम ब्रिटिश प्रथा के साथ चल रहे हैं बहुत कुछ। इसलिए भारतीय आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता अभियान को हम आंदोलन ही कहते हैं, उसे क्रांति नहीं कहते। अमेरिका में उसे क्रांति कहा जाता है। तो अब आप स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे कि क्रांति क्या है और भारत किस रूप में इंग्लैंड के साथ अभी भी जुड़ा हुआ है, कितना क्रांतिकारी परिवर्तन भारत में आया है और कितना क्रांतिकारी परिवर्तन अमेरिका में आया है, इससे वाकिफ हो गया। तो अब हम वापस चलें थोड़ा अपने उस विषय पर जिसे हम औद्योगिक क्रांति कहते हैं। औद्योगिक क्रांति की परिभाषा एनसाइक्लोपीडिया में क्या है? एनसाइक्लोपीडिया के अनुसार, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेस, उसके अनुसार औद्योगिक क्रांति वह आर्थिक एवं शिल्प वैज्ञानिक यानी टेक्नोलॉजिकल विकास जो 18वीं सदी में अधिक सशक्त एवं तीव्र हो गया था। 18वीं सदी में अधिक
सशक्त और तीव्र, ज़्यादा जोर से आया था और तीव्रता से आया था, जिसके फलस्वरूप आधुनिक उद्योगवाद का जन्म हुआ। इसे औद्योगिक क्रांति कहते हैं। यानी आधुनिक उद्योगवाद के जन्म के साथ औद्योगिक क्रांति शुरू होती है और आधुनिक उद्योगवाद आने का कारण सशक्त और अधिक तीव्र वैज्ञानिक और आर्थिक परिवर्तन विकास, और इसका काल क्या है? 18वीं सदी। तो ये है ब्रिट एनसाइक्लोपीडिया की परिभाषा। उद्योगवाद शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इंडस्ट्रियलिज्म, एडवर्ड जो प्रसिद्ध विचारक हैं, उन्होंने औद्योगिकवाद की या औद्योगिक क्रांति की परिभाषा देते हुए कहा गया है कि औद्योगिक प्रणाली तथा श्रमिकों के स्तर में होने वाले तीव्र परिवर्तन। औद्योगिक प्रणाली, मैंने शुरू में बताया था, तरीके और श्रम, समय, इससे संबंध है औद्योगिक क्रांति का, जिसको एडवर्ड ने इस भाषा में कहा है कि औद्योगिक प्रणाली तथा श्रमिकों के स्तर में होने वाले तीव्र परिवर्तन को औद्योगिक क्रांति कह सकते हैं। एडवर्ड के अलावा हैज ने जो इस घटनाक्रम को औद्योगिक क्रांति कहा है, उसका अर्थ है कि 18वीं शताब्दी में जो क्रांतिकारी परिवर्तन उद्योग धंधों में हुए, देखिए वो बड़े सरलता से बोलते हैं। इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी में जो क्रांतिकारी परिवर्तन उद्योग धंधे में हुए, उसे औद्योगिक क्रांति कहा जा सकता है। उद्योग में होने वाले तीव्र परिवर्तन, जिसमें भाप, स्टीम, इलेक्ट्रिसिटी, ऑयल, इनका उपयोग करके श्रम कम किया गया और उत्पादन बढ़ाया गया, उसे हम औद्योगिक क्रांति कह सकते हैं। औद्योगिक क्रांति शब्द जो है, इसका सबसे पहले उपयोग, औद्योगिक क्रांति शब्द का सबसे पहले उपयोग 1837 में हुआ था। लुई ब्लांक ने इसका उपयोग किया था। जो लुई ब्लांक जो हैं, वो फ्रांस के एक प्रसिद्ध समाजवादी नेता माने जाते थे। उन्होंने इस शब्द का उपयोग किया पहली बार 1837 में, यानी जब औद्योगिक क्रांति का दौर चल रहा था या अपने तीव्रता पर था, उसके बाद जब उसके परिणाम उन्होंने देखे, तो इन परिणामों के मद्देनज़र उन्होंने होने वाले परिवर्तनों को औद्योगिक क्रांति कहा। जो दूसरे विद्वान हैं, चाहे मिशेल या जर्मनी में फ्रेडरिक एंजल्स, बहुत प्रसिद्ध ये विद्वान हैं, विचारक हैं, फ्रेडरिक एंजल्स और मिशेल, इन्होंने भी इसकी परिभाषा दी में। अंग्रेजी में इस शब्द का सबसे पहले उपयोग अर्नोल्ड टॉयनबी ने, जो प्रसिद्ध दार्शनिक हैं, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, अर्नोल्ड टॉयनबी, वेरी वेल नोन फिलोसोफर एंड हिस्टोरियन, इकोनॉमिस्ट, उन्होंने इन परिवर्तनों के बारे में पहली बार इस शब्द का उपयोग किया और ब्रिटेन के विकास में 1760 से लेकर 1820 के बीच जो परिवर्तन हुए, उसे उन्होंने औद्योगिक क्रांति का चरम काल माना। काल देखिए, 1760 से 1820, ये वो काल है जब इंग्लैंड में जॉर्ज द थर्ड का शासन था, इंग्लैंड के राजा थे, और जिसके बारे में टॉयनबी ने कई बार व्याख्यान दिए हैं। दुर्भाग्य से अर्थशास्त्री अर्नोल्ड टॉयनबी, उनकी असामयिक मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के बाद ही सन 1884 में उनके जो लेख हैं, उनके जो विचार थे, उसे एक पुस्तक का रूप दिया गया, जिसका नाम था लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड। लेक्चर्स ऑन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड 1884। याद रखने के लिए 1884 वह वर्ष जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारत में होती है, 1884-85 में। तो जब भारत में राष्ट्रीय आंदोलन
का नेतृत्व करने वाली पार्टी की शुरुआत होती है, उस समय इंग्लैंड में अर्नल्ड टॉयनबी के लेखों का संकलन एक पुस्तिका रूप में होता है और जिसका नाम है लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड। यानी वो मानते थे कि इसकी शुरुआत, इस औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई और ये इसमें इतिहासकारों में कोई मतभेद नहीं है। परवर्ती इतिहासकार यानी टी.एस. एश्टन, उसके अलावा मंटू और एरिक हॉफ्बॉम, ये टॉयनबी के विचारों से अन्य इतिहासकारों की तरह सहमत हैं। भले ही थोड़ा काल में बदलाव हो, अंतर हो, लेकिन ये सबका मानना है कि 1780 से लेकर 1820 ये 40 वर्ष, 1780 to 1820, अभी 2020 चल रहा है, यानी लगभग 200 वर्ष पूर्व तक के पहले के 40 वर्ष, इस दौरान जो घटनाएं हुई, खासकर कपास के क्षेत्र में, कपास और लौह उद्योग, कपास कपड़ों का के लिए काम आता है, लोहे का उद्योग, कोयला खनन, मार्गों का जाल, सड़क मार्गों का जाल और नहरों का निर्माण और इसके अलावा विदेशी व्यापार, इसमें बहुत विकास हुआ। मैं फिर से दोहरा दूं, क्योंकि औद्योगिक क्रांति के शुरुआती दौर में कौन से उद्योग भाप, बिजली और तेल इसका फ़ायदा उठा पाए और उत्पादन बढ़ा पाए, तो मूल रूप से इसमें कपास उद्योग है, लौह उद्योग है, कोयला उत्खनन का कार्य जिससे भाप बन सकती हो जल्दी, सड़कों का जाल बिछा, नहरें बनाई गई और इसके साथ ही विदेश व्यापार ये बढ़ा। एस्टन, जिनका मैंने नाम लिया अभी, उन्होंने तो इस औद्योगिक क्रांति का एक उत्सव ही मनाया जब इंग्लैंड की छोटी छोटी मशीनें और कल पुर्जों की बाढ़ से पूरा यूरोप आच्छादित हो गया। इन छोटी छोटी मशीनों के आविष्कार ने पूरे यूरोप में जो बदलाव लाया वो क्रांतिकारी बदलाव था और इसीलिए ये औद्योगिक क्रांति कहलाया।